नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर रुकने वाले हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। एक ऐसा समय जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसी के मलबे से नई नई ताकतें जन्म ले रही थीं। इसी उथल-पुथल ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो बिना किसी देरी के इस बहुत ही अहम और ऐतिहासिक बदलाव को गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे एक ऐसे आंकड़े से शुरुआत करते हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। 70 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, 1739 में जब फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया तो शाही खजाने से इतनी विशाल संपत्ति सिर्फ एक बार में लूट ली गई थी। यह हैरान करने वाला आंकड़ा हमें दो बातें बिल्कुल साफ साफ बताता है। पहला, मुगल साम्राज्य कितना अविश्वसनीय रूप से अमीर था, और दूसरा, अंदर से वो कितना खोखला और असुरक्षित हो चुका था कि कोई भी आकर उसे लूट सकता था। इतिहास का ये दौर बहुत विशाल और घटनाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। विशाल साम्राज्य का पतन, बाहरी आक्रमण, पतन के असली कारण, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और आखिर में 18वीं सदी का समाज। तो कालक्रम के अनुसार पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सीधे चलते हैं 1707 के उस दौर में जब औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद साम्राज्य का मजबूत ढांचा दरकने लगा था। औरंगजेब के जाते ही चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। सत्ता के लिए ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। गद्दी पर जो भी बैठता वो कमजोर होता और उसका शासन कुछ ही समय टिक पाता। खजाना पहले ही युद्धों और महलों के निर्माण में खाली हो चुका था और ऊपर से उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि कभी न खत्म होने वाला मुगल साम्राज्य सिकुड़कर बहुत छोटा रह गया। बाहर से देखने पर दरबार अभी भी बहुत राजसी और भव्य लगता था, लेकिन महल के अंदर की सच्चाई बेहद खौफनाक थी। मिसाल के तौर पर रफ़ी-उद-दौला को ही ले लीजिए। उन्हें शाहजहां द्वितीय जैसी भारी भरकम उपाधि तो दे दी गई, लेकिन असल में वो अफीम के नशे में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। और बाकी सम्राटों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। पूरी सत्ता असल में किंग मेकर के नाम से मशहूर सैयद बंधुओं के हाथों में आ चुकी थी। फर्रुखसियर और जहांदार शाह जैसे सम्राट तो बस वजीरों और अमीरों की कठपुतली बन के रह गए थे। जब घर के अंदर इतनी कमजोरी हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही, है ना? अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बाहरी आक्रमणकारियों ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। विदेशी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने भारत को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का हमला हुआ। दिल्ली को बेरहमी से लूटा गया और वो अपने साथ मशहूर मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा फारस ले गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब से दिल्ली तक जो तबाही मचाई वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और ये सब 1761 में जाकर पानीपत के तीसरे युद्ध पर रुका, जिसने उत्तर भारत की राजनीति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खैर, यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आता है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर पानीपत के मैदान में ही ऐसा क्या था? बाबर के जमाने से लेकर 1761 तक उपमहाद्वीप के भाग्य का फैसला करने वाले इतने सारे महायुद्ध इसी एक जमीन के टुकड़े पर क्यों लड़े गए? इसका जवाब भूगोल और रणनीति में छिपा है। दरअसल ज्यादातर आक्रमणकारी खैबर दर्रे से आते थे। पानीपत दिल्ली से ठीक इतनी दूरी पर था कि वहां से हथियार और रसद आसानी से मंगवाए जा सकें, लेकिन राजधानी सीधे युद्ध की आंच से बची रहे। इसके अलावा यहाँ का समतल मैदान घुड़सवार सेना के लिए एकदम परफेक्ट था। ग्रैंड ट्रंक रोड पर होने की वजह से सेना का यहाँ पहुँचना आसान था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्थानीय कारीगर युद्ध के हथियार बनाने में इतने माहिर थे कि किसी भी सेना को वहाँ रुकना फायदेमंद लगता था। अब युद्ध के मैदान से थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बहुत ही जरूरी सवाल पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। आखिर इतने विशाल साम्राज्य के ढहने की असली वजह क्या थी? चलिए तीसरे भाग में इसे समझते हैं। इतिहासकार इस पतन को मुख्य रूप से दो नजरियों से देखते हैं। एक है मुगल केंद्रित दृष्टिकोण। इसका मानना है कि दीमक अंदर लगी थी, प्रशासन फेल हो चुका था, दरबार में धर्म और कबीलों के नाम पर धड़ेबाजी चल रही थी और शाही खजाने में पैसा आना कम हो गया था। वहीं दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। इसके अनुसार साम्राज्य बाहर से टूट रहा था। जैसे जैसे केंद्र कमजोर हुआ, राय और देशमुख कहलाने वाले ताकतवर जमींदारों और प्रांतीय स्वामियों ने अपनी ताकत बढ़ा ली और अपनी वफादारी मुगलों से हटा ली। इन सब में जो सबसे बड़ी और घातक चीज थी उसे जागीरदारी संकट कहा जाता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। मुगल प्रशासन जागीरदारों पर टिका था,
लेकिन धीरे धीरे बांटने के लिए जागीरें कम पड़ गईं। एक ही जमीन के कई दावेदार हो गए और बकाया बढ़ता चला गया। अब सोचिए, एक तरफ खेती से होने वाली कमाई गिर रही है और दूसरी तरफ जमीन मांगने वाले बढ़ रहे हैं। नतीजतन पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। ना सेना को देने के लिए पैसा बचा और ना ही प्रशासन चलाने के लिए राजस्व। जब केंद्र की पकड़ ढीली होती है तो किनारे आजाद होने लगते हैं। दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाकर उपमहाद्वीप में एक नई ऊर्जा आकार ले रही थी। आइए चौथे भाग में इन नए क्षेत्रीय राज्यों की बात करते हैं। मुगलों के कई पुराने प्रांतों ने अब खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। भौगोलिक रूप से देखें तो अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे बड़े और समृद्ध राज्य अब एक नई और स्वतंत्र पहचान बना चुके थे। दिल्ली के आदेशों की अब वहां कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। इन नए राज्यों को आकार देने वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी थे। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को, सादत खान ने अवध को और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक मजबूत राज्य बनाया। चूंकि ये मुगल साम्राज्य से टूटकर बने थे, इसलिए इन्हें उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। लेकिन कुछ राज्य बिल्कुल शून्य से उभरे, जिन्हें बागियों और नए समूहों ने खड़ा किया। मिसाल के तौर पर चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा खड़ा किया गया भरतपुर का जाट राज्य और हैदर अली द्वारा स्थापित किया गया मैसूर का बेहद ताकतवर राज्य। इसी दौरान दो और बड़ी ताकतें पूरे परिदृश्य को बदल रही थीं। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने मालवा और गुजरात से मुगलों को खदेड़ दिया और मध्य तथा उत्तर भारत में अपना जबरदस्त दबदबा कायम किया। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा एक मजबूत सैन्य संप्रदाय में बदले गए सिख भी तेजी से उभर रहे थे। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में वे एकजुट हुए और उन्होंने लाहौर से लेकर अमृतसर तक एक बेहद शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। राजनीति और युद्धों की इन बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आखिर उस दौर में आम जनता के लिए जीवन कैसा था? आइए अपने पांचवें और अंतिम भाग में 18वीं सदी की जमीनी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता पर नजर डालते हैं। यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ राजनीति में हाहाकार मचा था और दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था कमाल कर रही थी। हमारा कृषि और कपड़ा उद्योग इतना मजबूत था कि भारत उस समय दुनिया का एक प्रमुख निर्यातक बना रहा। हम सूती कपड़े, रेशम और मसाले निर्यात करते थे और उसके बदले दुनिया भर का सोना चांदी भारत आता था। व्यापार इतना हमारे पक्ष में था कि भारत को कीमती धातुओं का सिंक कहा जाता था। लेकिन आर्थिक समृद्धि का मतलब सामाजिक आज़ादी बिल्कुल नहीं था। समाज बहुत ही कठोर और रूढ़िवादी था। पितृसत्तात्मक सोच और जातियों का कड़ा पहरा था। महिलाओं की जिंदगी पर्दा, सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं की वजह से चार दीवारी में कैद थी। उच्च वर्ग की महिलाएं घर पर ही रहती थीं, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को खेतों में काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उच्च वर्गों में जैसे कि राजपूतों, खत्रियों और कायस्थों के बीच घरेलू काम के लिए दास प्रथा भी आम बात थी। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो वो पारंपरिक पाठशालाओं और मकतबों के जरिए ही दी जाती थी। इस पूरी उथल-पुथल में अच्छी बात यह हुई कि कला और संस्कृति का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनका विकेंद्रीकरण हो गया। दिल्ली की चमक फीकी पड़ी तो क्षेत्रीय राजवाड़ों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण आ गया। जयपुर में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाए गए खगोलीय वेधशालाएं और लखनऊ में आसफ उद्दौला का बनवाया हुआ शानदार बड़ा इमाम बाड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि विज्ञान और वास्तुकला अभी भी अपनी पूरी भव्यता के साथ पनप रहे थे। अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं। नए क्षेत्रीय राज्य तो बन गए, लेकिन वे कोई भी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था नहीं बना पाए और लगातार आपस में ही लड़ते रहे। और इसी आपसी फूट का तमाशा एक विदेशी व्यापारिक कंपनी चुपचाप देख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मौके की तलाश में थी और वो मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। 1757 का प्लासी का युद्ध उसी का सबसे बड़ा संकेत था। और आखिर में जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैसे एक कमजोर मुगल सम्राट द्वारा सन 1717 में केवल व्यापार के लिए जारी किया गया एक साधारण सा फरमान तबाही का बीज साबित हुआ। उसी एक बीज से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें फैलाईं, सत्ता के उस खालीपन का फायदा उठाया और अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि लिए गए छोटे छोटे फैसले कैसे आने वाले कल का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।